अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है निकाह के साथ जुड़े हुए औरत के हकूक, कि जब निकाह होता है तो औरत को कौन से हकूक हासिल होते हैं। तो ये इसके लिए जो लॉ बनाया गया, ये बनाया गया 1961 में, जिसे हम कहते हैं मैफ्लो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। अब थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड को टच करते हैं कि हुआ इस तरह कि 1955 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे मोहम्मद अली बोगरा साहब। उन्होंने सेकंड मैरिज की विदाउट परमिशन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ। तो उसके बाद जो ऑल पाकिस्तान वोमेन एसोसिएशन थी, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया और उनके इस एहतजाज के नतीजे में एक कमीशन बनाया गया और उस कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई कि उस कमीशन ने फैमिली लॉ और मैरिज के कानून को अलाइन करना है विद द वेस्टर्न वुमेन राइट्स एंड इन दी लाइट ऑफ इस्लाम। तो उस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की 1956 के अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि हमें सिग्निफिकेंट चेंजेस करनी पड़ेंगी और वो चेंजेस होंगी डाइवोर्स के हवाले से और दूसरी शादी पॉलीगैमी के हवाले से और इनहेरिटेंस विरासत के हवाले से। तो इस रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना रहा और वो ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स और जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर थे और उस टाइम के स्कॉलर जो मौलाना मौदूदी साहब थे, तो उन्होंने बड़ा क्रिटिक्स किया इस बात के ऊपर कि इन्होंने एक इंडिपेंडेंट इज्तिहाद किया है। ऑल्दो इस सब को बर्दाश्त करते हुए 1961 के अंदर जनरल अयूब खान ने ये ऑर्डिनेंस 2 मार्च 1961 को प्रोमलगेट कर दिया। और इस ऑर्डिनेंस को बनने में जो वुमेन का रोल था वो ये था कि उनकी 6 साल की स्ट्रगल थी 1955 से लेकर और 1961 तक। उन्होंने परसिस्टेंटली एक स्ट्रगल की अफवाह ने, और उस स्ट्रगल के नतीजे में वो कामयाब रहे कि उन्होंने सेकंड मैरिज के लिए, जो अनचेक्ड पॉलीगैमी थी उसके लिए, और जो यूनिलैटरल डाइवोर्स थी, जो वन गो में ये 3 तलाक देकर और मतलब औरत को डाइवोर्स कर देते थे, इस चीज़ को डिस्करेज किया गया। फिर ये रेगुलेशन जो थी ये कोई दूसरी शादी की राह में रुकावट नहीं थी, ये जस्ट एक प्रोसीजर था, एक तरीक़ेकार था कि अगर किसी ने दूसरी शादी करनी है तो उसे अपनी एग्जिस्टिंग वाइफ, जो उसकी पहली वाइफ है, उसे उसने रिटर्न परमिशन लेनी है। और वो रिटर्न परमिशन का तरीक़ेकार ये था कि वो अप्रूवल लेगा आर्बिट्रेशन काउंसिल से, कि जो डिटरमिन करेगी कि सेकंड मैरिज क्या ज़रूरी भी है या नहीं। इसके बाद जो रिफॉर्म हुआ वो हुआ डाइवोर्स के हवाले से, और वो ये था कि ओरल ट्रिपल रिपुडिएशन तलाक, इट मैंडेटेड दैट हस्बैंड प्रोवाइड रिटन नोटिस टू द यूनियन काउंसिल चेयरमैन एंड हिज वाइफ, ट्रिगरिंग अ मैंडेटरी 90 डेज रिकंसिलिएशन पीरियड, जिसके अंदर यह तय किया गया कि एक मसालियत का 90 दिन का टेन्योर टाइम रखा जाएगा, जिसके अंदर जो यूनियन काउंसिल है वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन हस्बैंड और वाइफ के अंदर मसालियत कराने की कोशिश करेगा और उसके बाद जो है वो तलाक होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2015 और 2021, जिसके अंदर 18वीं तरमीम हुई और 18वीं तरमीम के अंदर ये इख्तियारात सूबों को डेलीगेट किए गए कि वो मुस्लिम फैमिली लॉ के हवाले से अपने सूबे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है लॉ को अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और अहम एस्पेक्ट था, वो था सेक्शन 4, जो था यतीम बच्चों के हवाले से। ऐसे बच्चे कि जिनके वालिद उनके दादा की हयात में फोत हो जाते हैं, तो क्या उनको दादा की विरासत में हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस लॉ के मुताबिक सेक्शन 4 के मुताबिक जो राइट ऑफ सक्सेशन की बात करता है, उसके मुताबिक उन बच्चों को भी राइट दिया गया कि वो यतीम बच्चे के जिनके बाम उनके दादा की हयात में वफात हो जाते हैं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट की इस्टेट में, जायदाद में हिस्सेदार हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मेंटेनेंस के ऊपर, और मेंटेनेंस जो है ये सेक्शन 7 में दी गई है मुस्लिम फैमिली लॉ के। और मेंटेनेंस के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि चूँकि एट द टाइम ऑफ मैरिज ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि हक महर जो है, जो कंसिडरेशन होती है, क्योंकि बेसिकली ये जो निकाह है ये इस 3 चीज़ों का ये मुरक्कब है। इसमें 3 इंग्रेडिएंट या 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफर जो है वो कंसिडरेशन रखकर होनी चाहिए, और उसके बाद एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब कंसिडरेशन में हक महर आ जाता है, या आपका मेंटेनेंस अलाउंस आ जाता है, या अगर कोई और ख़ास शराइत बराए शादी होती हैं, जिस तरह आजकल एक ट्रेंड है कि सोशल सिक्योरिटी के लिए लोग रजिस्ट्री करवाते हैं लड़की का हिस्सा अपनी बेटी की फेवर में।
और मैं ये जो पब्लिक अवेयरनेस मैसेज देना चाहता हूँ वुमेन्स को, वो ये है, या उनके पेरेंट्स को, कि वो ये है कि जो भी अपनी बहन बेटियों की शादियां करें तो एट द टाइम ऑफ मैरिज वो उन्हें जो डोवरी आर्टिकल, जो सामान जहेज देते हैं, जो ज्वेलरी देते हैं, या फिर वो उन्हें जो भी और चीज़ें आसाइश ज़िंदगी के लिए देते हैं, तो वो उनका रिकॉर्ड अपने साथ रखें। और रिकॉर्ड में होती हैं रसीद जो उन्होंने परचेज़ की होती हैं जिस दुकान से, वो रसीद वो अपने साथ रखें। क्योंकि उस वक्त तो शादी होती है, खुशी का मौका होता है, तो लोग इन चीज़ों को बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं और अच्छी उम्मीद रखते हैं अल्लाह पाक से कि ये हमारी बच्ची के नसीब अच्छे हों और ये रिश्ता कामयाब हो। लेकिन अगर बदकिस्मती की वजह से या किसी हालात की वजह से भी वो रिश्ता नहीं चल सकता, तो उसके बाद जब ये मामला कोर्ट्स तक आता है, तो वहाँ पर मेरे देखने में ये आया है कि अक्सर व बेशतर जो फीमेल्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनके साथ वो रिसीट नहीं होती। जो वो डोवरी आर्टिकल क्लेम कर रहे होते हैं फ्रॉम द कोर्ट, या जो वो ज्वेलरी क्लेम कर रहे होते हैं, या कोई एनी अदर राइट वो क्लेम कर रहे होते हैं, उनके साथ रसीद नहीं होती। क्योंकि अदालत जो है ये तो जज्बात के ऊपर नहीं चलती, ये तो चलती है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। जो तवाज़न सहूलत होता है ये उसके ऊपर चलती है। जिस बंदे की फेवर में ओनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, जिसके पास सबूत ज़्यादा होंगे, तो उसका जो मुकदमा है वो साबित होगा। और जो अपने मुकदमे को, जो फैक्ट उसने नरेट किए हैं दावे के अंदर, और जो वो चीज़ें क्लेम कर रहा है, उसके हवाले से वो प्रूव नहीं कर सकेगा कि उसकी डिलीवरी उसने किस तरह की या उसने परचेज़ कहाँ से की। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है जज के लिए भी, अदालत के लिए भी, ये बात डिसाइड करना कि वेदर दे आर एंटाइटल फॉर दीज राइट्स और नॉट। और एक जो बात है वो है काबीनामे के हवाले से, जो शराइत पर शादी के लिए एक स्टाम लिखा जाता है जिसमें सारी शर्तें ये तहरीर की जाती हैं कि शादी जो हो रही है तो ये इस शराइत की बिना पर हो रही है, तो वो ज़रूर आप तहरीर करवाएं। और उसको जो आराइज़ नवीस होता है, जो स्क्राइबर होता है, उसे रजिस्टर करवाएं। और निकाह भी जो है उसको ज़रूर रजिस्टर करवाएं, यूनियन काउंसिल से भी रजिस्टर करवाएं और नादरे से भी रजिस्टर करवाएं। और ये आज का मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपना फीडबैक मुझे देंगे कमेंट्स में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।